नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना संकट की। देश में 12 अप्रैल के बाद कोरोना के सबसे कम केस सामने आए हैं। सरकार के एक्सपर्ट ने कहा है कि टीके की दोनों डोज लेने के बाद एंटीबॉडी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले के बीच केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को ब्लैक फंगस की दवाई मंगवाने के लिए युद्ध स्तर पर लगने के निर्देश दिए हैं और जुलाई तक भारत में एक और वैक्सीन आने वाली है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 किलर कोरोना। कोरोना से मचे कोहराम के बाद अब नए केसों की संख्या कम होने लगी है। गुरुवार को देश में 1,89,535 नए केस सामने आए। 12 अप्रैल के बाद पहली बार एक दिन में कोरोना के इतने कम केस सामने आए हैं। कल एक दिन में 3,556 लोगों की मौत भी हो गई। राहत की बात यह रही कि 2,64,000 लोग ठीक भी हुए। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 23,27,000 हो गई है। नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने लोगों को सलाह दी है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद एंटीबॉडी टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है और किसी को ये नहीं कराना चाहिए। पॉल के मुताबिक ऐसे मामले सामने आए हैं जहां वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनी, लेकिन इम्यूनिटी मापने का एंटीबॉडी ही अकेला तरीका नहीं है, ये कई तरीकों में से एक है। डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि वैक्सीन के बाद भी अगर बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है तो भी एक खास सिस्टम बॉडी में डेवलप होता है। इसमें बॉडी के सेल वायरस को पहचानते हैं और जब वो बॉडी के संपर्क में आते हैं तो शरीर खुद अपना प्रोटेक्शन हाई कर देता है। एंटीबॉडी सिर्फ वैक्सीन पर ही निर्भर नहीं है। पॉल ने कहा कि जब बूस्टर डोज की जरूरत होगी तब देशवासियों को बताया जाएगा। इस पर स्टडी चल रही है। दिल्ली में गुरुवार को एक दिन में ब्लैक फंगस के 153 मरीज सामने आए। इसके साथ ही राजधानी में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 773 हो गई है। दिल्ली में ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। 21 मई को दिल्ली में ब्लैक फंगस के सिर्फ 200 मामले थे। इस बीच दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कल व्हाइट फंगस का पहला मरीज मिला। व्हाइट फंगस की महिला मरीज की आंत में कई छेद पाए गए। इस बीमारी में इस तरह का ये पहला मामला है। केंद्र सरकार ने राज्य को ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली इंजेक्शन एम्टोफेरेसिन बी का आवंटन किया है। केंद्र ने राज्यों को इंजेक्शन की 80,000 वायरल भेजी है। महाराष्ट्र को एम्टोफेरेसिन बी के सबसे ज्यादा 18,140 इंजेक्शन का आवंटन किया गया है। गुजरात को 17,330, मध्य प्रदेश को 6,150, कर्नाटक को 5,190, आंध्र प्रदेश को 4,450, उत्तर प्रदेश को 4,310, दिल्ली को 1,920, बिहार को 1,460, उत्तराखंड को 710 एम्टोफेरेसिन बी इंजेक्शन भेजा गया है। भारत में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को इसकी दवाई मंगवाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस बीमारी की दवाई दुनिया में जहां से भी मिले मंगवाया जाए। कोरोना महामारी के बीच देश में ब्लैक फंगस के मरीजों को भी दवा के लिए भटकना पड़ रहा है। देश में 12,000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले हैं। भारत को जुलाई तक फाइजर की वैक्सीन मिल सकती है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि इसके साथ आने वाले महीनों में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की भी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाई जाएगी। जहां तक फाइजर का सवाल है तो कंपनी के साथ सरकार की बातचीत चल रही है। मॉडर्ना सहित दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन कंपनियों से भी बातचीत चल रही है। भारत बायोटेक सीरम भी हर महीने अपनी वैक्सीन की उत्पादन की क्षमता बढ़ा रही है। यूपी में कुछ लोगों को लापरवाही में 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज लग जाने के मुद्दे पर नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने कहा कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पॉल ने कहा कि फिलहाल लोग प्रोटोकॉल का पालन करें और दोनों डोज एक ही वैक्सीन की लगवाएं। उन्होंने कहा कि जिस केस में अलग अलग वैक्सीन की डोज लगा दी गई है उसकी जांच होनी चाहिए। कुछ दिन पहले यूपी के सिद्धार्थनगर में 20 लोगों को पहली और दूसरी डोज में अलग वैक्सीन लगा दी गई थी। देश में जल्द 4 और कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि आने वाले दिनों में 4 और वैक्सीन आने वाली है। इनमें बायो-ई की वैक्सीन, जायडेस की डीएनए पर आधारित वैक्सीन, भारत बायोटेक की नेसल वैक्सीन और जिनेवा की वैक्सीन उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि 2021 के आखिर तक देश में वैक्सीन की 200 करोड़ डोज का उत्पादन हो चुका होगा। केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर क्यों निशाना साधा, कहां मस्जिद को बनाया गया कोविड केयर सेंटर और महाराष्ट्र में पाबंदियों को हटाने को लेकर उद्धव सरकार ने क्या कहा है, देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। कोरोना की दूसरी लहर में इस महामारी से जान गंवाने वाले 26 पत्रकारों के परिजनों को केंद्र सरकार 5-5 लाख रुपए की मदद राशि देने का ऐलान किया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के तहत इन पत्रकारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पिछले साल भी सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले 41 पत्रकारों को ऐसी ही मदद दी थी।
राहुल गांधी देश में फैली महामारी पर केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं। राहुल ने अपने नए ट्वीट में तंज किया है कि पॉजिटिविटी एक पीआर स्टंट है, जिससे कि पीएम की नीतियों के कारण कोरोना से हुई मौत के असली आंकड़े छुपाए जा सके। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वैक्सीन की कमी से लेकर महामारी से निपटने में केंद्र के तौर तरीकों पर पहले भी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। हैदराबाद के एक मस्जिद को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। ये मस्जिद राजेंद्र नगर के इलाके शिवरामपल्ली में है। कोविड से संक्रमित लोगों के लिए यहाँ 40 बेड्स लगाए गए हैं, जिनमें से 20 बेड्स महिलाओं के लिए और 20 पुरुषों के लिए लगाए गए हैं। दरअसल हैदराबाद के पुराने शहर में ज्यादातर लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव होने पर घर में आइसोलेशन में रहना संभव नहीं है। राजस्थान में 8 जून तक लगाए गए सख्त लॉकडाउन के बीच पाली में चोरी छिपे मृत्यु भोज करा रहे एक परिवार के घर प्रशासन की टीम पहुंच गई। परिवार के बुजुर्ग की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। घर के अलग अलग कमरों में करीब 300 लोग भोज खा रहे थे। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में तहसीलदार ने बनाए गए खाने को जब्त कर जरूरतमंदों के बीच बांट दिया और भोज कराने वाले परिवारों पर जुर्माना लगाया। महाराष्ट्र में 1 जून के बाद भी कुछ दिनों तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को जारी रखा जा सकता है। सरकार के सामने परेशानी यह है कि 21 जिलों में राज्य की औसत से ज्यादा कोरोना संक्रमित है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि लॉकडाउन में छूट सिर्फ उन जिलों में दी जा सकती है जहां केस बहुत कम है। टास्क फोर्स के साथ चर्चा के बाद 2 दिनों में फैसले को अंतिम रूप दिया जाएगा। महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण की रफ्तार तो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन मौत के आंकड़े से चिंता बनी हुई है। गुरुवार को राज्य में 884 लोगों की मौत हो गई। बुधवार को राज्य में 992 लोगों की मौत हुई थी। कल राज्य में 21,273 नए केस मिले, जबकि 34,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए। मुंबई में कल 1258 नए केस मिले, जबकि 36 लोगों की मौत हो गई। राज्य में रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हो गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराने के लिए की गई अपील वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर के जरिए लोगों को टीका लगाने के लिए जागरूक किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने स्टाफ, शिक्षकों और छात्रों से वैक्सीनेशन कराने के लिए अपील कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने ब्लैक फंगस के मरीजों को दी जाने वाली इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी से 68 इंजेक्शन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन इंजेक्शन की कीमत करीब 6.5 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। इंजेक्शन की भारी किल्लत का फायदा ये लोग उठा रहे थे। उत्तर प्रदेश के गाँव में कोरोना संक्रमण के गंभीर हालात हैं। उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में 1 महीने में 60 लोगों की मौत से लोगों में दहशत है। लोगों का आरोप है कि इतनी बड़ी संख्या में मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम गांव की खोज खबर करने नहीं आई। मारे गए सभी लोगों को खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी। टेडा गाँव के एक ही परिवार के 3 सदस्य 1 हफ्ते में जान गंवा चुके हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन से कमी की वजह से जान गंवाने वालों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण भी काबू में दिखाई दे रहा है। वैक्सीनेशन संकट के बीच दिल्ली को जून के पहले हफ्ते में रूसी वैक्सीन मिल सकती है और विदेशों से मंगाए जाने वाले मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पल्स ऑक्सीमीटर जैसे आइटम्स की दरों में कटौती की जा सकती है। कोरोना को हराने वाली खबरें आपको दिखाते हैं। टॉप 9 हारेगा कोरोना। कोरोना की वैक्सीन पर जीएसटी हटाए जाने की संभावना नहीं है। हालांकि मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पल्स ऑक्सीमीटर जैसे आइटम्स की दरों में कटौती की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक के एजेंडे में सिर्फ कोविड से जुड़े आइटम्स की जीएसटी दरों में ही कटौती की सिफारिश की गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन इस लिस्ट में शामिल नहीं है। कोविड वैक्सीन पर फिलहाल 5% जीएसटी लगता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पीपीई किट, N95 मास्क, RT-PCR मशीन की दरों में कमी संभव नहीं है। माना जाता है कि जो आइटम्स अभी 5% की स्लैब में हैं, उनमें कमी की गुंजाइश नहीं है। हालांकि कोविड के इलाज से संबंधित 4 आइटम्स में कटौती का प्रस्ताव जरूर है। इनमें मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, टेस्टिंग किट शामिल है। इन चारों आइटम्स पर 12% जीएसटी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। दिल्ली में कोरोना काफी हद तक कंट्रोल होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में सिर्फ 1072 केस सामने आए। मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। एक दिन में दिल्ली में 117 मौतें हुई हैं। वहीं 3725 लोग रिकवर होकर घर लौटे हैं। अच्छी बात यह है कि राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 2% से भी नीचे आ गया है और एक्टिव केस 16,378 ही रह गए हैं। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले कोरोना मरीजों के परिजनों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी। ये मुआवजा उस घोषणा से अलग है जिसमें दिल्ली सरकार ने कोरोना के चलते जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था। 50,000 रुपए के ऊपर किसको कितना मुआवजा देना है, ये 6 सदस्यीय टीम तय करेगी।
केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच वैक्सीन पर विवाद जारी है। केंद्र ने कहा कि दिल्ली को अब तक वैक्सीन की 45,46,000 डोज दी जा चुकी हैं। दिल्ली ने खुद वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से 8,17,000 डोज खरीदी हैं। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल ने 9,04,000 डोज खरीदी हैं। केंद्र ने ये भी कहा कि दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से जितनी वैक्सीन दी गई उसका 3.8% बर्बाद हुआ है। दिल्ली में वैक्सीनेशन संकट के बीच अपोलो अस्पताल ने कहा कि जून के पहले हफ्ते से उनके अस्पतालों में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी मिलनी शुरू हो जाएगी। स्पुतनिक वी ने सीएम केजरीवाल को भी इस बात का भरोसा दिया। इस बीच वैक्सीन की कमी से दिल्ली में टीकाकरण में परेशानी हो रही है। 18 से 44 साल वालों का वैक्सीनेशन पहले ही पूरी तरह से बंद है। 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के टीके पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण काबू में आता दिख रहा है। राज्य में हर दिन नए केसों में कमी आ रही है। रिकवरी रेट 95% से ज्यादा हो गया है। कल राज्य में 3,178 नए मरीज मिले, जबकि 187 लोगों की मौत हो गई। 24 अप्रैल को राज्य में 38,000 से ज्यादा केस आए थे। यूपी में कल करीब 3.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 58,000 एक्टिव मामले हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए और साफ सफाई के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। वाराणसी में ड्रोन के जरिए प्रशासन बेवजह बाहर घूमने वालों पर नजर रख रहा है। ड्रोन के जरिए ही रिकॉर्डेड संदेश भी प्रसारित किया जाता है, जिसमें लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए जाते हैं। आने वाले दिनों में कई और शहरों और गाँव में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना काल में लगातार घरों में रहने की वजह से बच्चों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ने नई पहल की है। चाइल्ड हेल्पलाइन से जुड़े काउंसलर बच्चों के माता पिता को लड़ाई झगड़े से बचने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना काल में बच्चों पर माता पिता के आपसी झगड़े का बुरा असर पड़ रहा है। माता पिता आपसी लड़ाई का गुस्सा बच्चों पर उतारते हैं, जिससे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आज तूफान प्रभावित ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। ममता बनर्जी भी हवाई दौरे के जरिए बंगाल के 3 इलाकों में तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात होगी। ट्विटर को मोदी सरकार ने क्यों दिया कड़ा संदेश? देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। पीएम ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। पीएम पहले भुवनेश्वर में समीक्षा बैठक करेंगे, फिर वे बालासोर, भद्रक और पूर्वी मेदिनीपुर के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। समीक्षा बैठक में सीएम ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज राज्य के यास तूफान प्रभावित 3 इलाकों का दौरा करेंगी। ममता आज हवाई दौरे के जरिए उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना के साथ पूर्व मेदिनीपुर में तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगी। यास तूफान से इन 3 इलाकों में भारी तबाही हुई है। सैकड़ों लोगों के घर, दुकान उजड़ गए हैं। सड़क और बिजली सप्लाई के सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल राज्य के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा कर हालात का जायजा लिया। यास तूफान से ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही हुई है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में यास तूफान की तबाही के कई निशान देखे जा सकते हैं। हवाई दौरा कर नवीन पटनायक ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। यास तूफान का असर बिहार और झारखंड में देखने को मिला है। बिहार की राजधानी पटना में भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव हो गया। मुजफ्फरपुर में भी तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उधर रांची में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। रामगढ़ जिले में मोहल्लों से लेकर खेत खलिहान पानी पानी हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई तक यूपी, बिहार, झारखंड में गरज के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। अमेरिका के दौरे में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ताजा अंतर्राष्ट्रीय हालात पर भी चर्चा होगी। लॉयड ऑस्टिन के अलावा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी जयशंकर की मुलाकात होनी है। इस दौरे में अमेरिका से वैक्सीन की मदद को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। इससे पहले जयशंकर ने द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की बैठक में भी हिस्सा लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात में योगी ने कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। योगी ने पिछले कुछ दिनों में राज्य के सभी 18 प्रमंडलों का दौरा कर कोरोना के हालात की समीक्षा की है। इस मुलाकात को राज्य में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइंस पर ट्विटर के रवैये से खफा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साफ कहा है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ना सिखाए कि हमें क्या करना है। ट्विटर मुद्दा भटकाने के बजाय नियमों का पालन करे। सरकार ने साफ साफ ट्विटर को कहा कि वो अपनी शर्तों को थोपने की कोशिश न करे। ट्विटर के अपने अधिकारियों की सुरक्षा की चिंता जताने पर सरकार ने कहा कि भारत में सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधि हमेशा सुरक्षित रहे हैं और आगे भी रहेंगे।
कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 6 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने अब पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह को घेरने का फैसला किया है। भारतीय किसान यूनियन आज से 3 दिनों तक पटियाला में अमरिंदर सिंह के पैतृक घर के बाहर धरना देगा। किसान कोरोना के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने वाले अमरिंदर के बयान से नाराज है। साथ में किसान उन्हें किए वादों को भी पूरा करने की मांग कर रहे हैं। वृद्धाश्रम में रह रही अपनी स्कूल टीचर की अपील के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। ताउते तूफान से वसई इलाके के वृद्धाश्रम को काफी नुकसान पहुंचा था। इसी वृद्धाश्रम में उद्धव और राज ठाकरे को स्कूल में पढ़ा चुकी शिक्षिका सुमन लक्ष्मीकांत रणदीवे भी रहती हैं। यहाँ उनके साथ 25 महिलाएं रहती हैं। अपने टीचर की मदद की अपील के बाद शिवसेना और MNS के कई कार्यकर्ता यहाँ राशन का सामान लेकर पहुँचे। इधर हत्या के केस में ओलंपिक विजेता पहलवान की कैसे बढ़ी मुश्किलें, कहां आग ने मचाया कोहराम, कहां बैंक से पैसा निकालने के लिए किसानों को रात भर खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। राज्यों की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के केस में गिरफ्तार हुए ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दिल्ली पुलिस ने 19 से 20 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें 4 और 5 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार अपने साथियों के साथ पहलवान सागर धनखड़ और उसके साथियों की बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सुशील और उसके साथियों के खिलाफ सबसे अहम सबूत है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीती रात केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने में कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। आग में हुए नुकसान का अभी पता नहीं चला, लेकिन आशंका है कि इस आग में काफी नुकसान हुआ है। श्रीनगर के सौरा में SK इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आग लग गई है। इस दौरान मरीज और उनके परिजनों के बीच काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल अस्पताल में भर्ती मरीज और अस्पताल के तमाम स्टाफ सुरक्षित हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिस पर कुछ घंटों में काबू पा लिया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी। योगी आदित्यनाथ ग्राम प्रधानों के साथ विकास कार्यों की बात करेंगे। 25 और 26 मई को शपथ लेने के बाद गुरुवार को नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक हुई थी। एलोपैथी और डॉक्टरों के खिलाफ दिए बयान को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु रामदेव के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली के IP स्टेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दी। IMA ने महामारी एक्ट, आपदा एक्ट और राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है। हालांकि रामदेव पहले ही अपना बयान वापस लेकर खेद जता चुके हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी से कोरोना काल की बहुत दुखद खबर आई है। 10वीं में पढ़ने वाले हनुशीष के पिता की 18 अप्रैल को और 19 अप्रैल को मां की कोरोना की वजह से मौत हो गई। हनुशीष खुद भी कोरोना की चपेट में आ गया था, लेकिन कोरोना से जंग जीतने के बाद अब ये अपने माता पिता के डेथ सर्टिफिकेट के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। अनाथ हो चुके बच्चों के लिए शिवराज सरकार ने हर महीने 5000 की मदद का ऐलान किया है। कोरोना काल में देश भर में सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सिंगल मदर के 2 बच्चे नाना नानी के गुजर जाने के बाद से बेसहारा हो गए। इन बच्चों की मां इनको जन्म देने के बाद से ही चल बसी थी। पिता का पता ही नहीं। इनको नाना नानी पाल रहे थे। दोनों भाई बहन को फिलहाल बाल कल्याण समिति ने अपने संरक्षण में ले लिया है। यूपी सरकार ने भी अनाथ हुए बच्चों की देखभाल करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में किसानों को बैंक से पैसे निकालने के लिए रात भर बैंक के बाहर ही सोना पड़ा। किसान पासबुक को लाइन में रखकर खुले आसमान के नीचे बैंक में अपनी बारी के इंतजार कर रहे हैं। दरअसल जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की 21 में से 9 शाखाएं स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कई दिनों से बंद थी। बैंक खुलते ही किसानों की यहाँ भारी भीड़ जुटने लगी। किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के आरोपी लखा सिधाना एक बार फिर पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। लखा सिधाना पंजाब के संगरूर में किसान आंदोलन को तेज करने की मुहिम में शामिल हुआ था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा के मामले में दाखिल चार्जशीट में कहा कि 26 जनवरी को लाल किले में किसान सोची समझी साजिश के तहत दाखिल हुए थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।